सर्वर सिर्फ कोड नहीं होता, सर्वर होता है एक मशीन जिसमें नेटवर्क, सीपीयू, मेमोरी एंड ओएस सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। और अगर आप एक नोड.जेएस डेवलपर हैं तो आपको सिस्टम को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए नोड.जेएस हमें देता है ओएस मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम का प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर, सीपीयू डिटेल्स, या फिर टोटल मेमोरी या फिर फ्री मेमोरी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ओएस मॉड्यूल की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को सिस्टम अवेयर बना सकते हैं, जो मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं नोड.जेएस में ओएस मॉड्यूल क्या होते हैं और इसके क्या क्या यूज केसेस हैं। द ओएस मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन नोड.जेएस मॉड्यूल। जो ओएस मॉड्यूल है वो नोड.जेएस का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपकी मशीन है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। यू कैन यूज इट व्हेन यू वांट डिटेल अबाउट सीपीयू के बारे में, अगर आपको डिटेल चाहिए हो, मेमोरी के बारे में आपको डिटेल चाहिए हो कि आपकी रैम या फिर रोम की मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है, यूज्ड मेमोरी कितनी है, आपको आपकी मशीन के आर्किटेक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, होम डायरेक्टरी आपकी क्या है, टेम्परेरी डायरेक्टरी आपकी क्या है, और सिस्टम का अप टाइम क्या है। सिस्टम का अप टाइम मीन जब से आपका ये जो सिस्टम है वो बूट हुआ है, उसको बूट हुए कितना टाइम हो चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओएस मॉड्यूल की हेल्प से ईजिली मिल जाएंगी। इसके बाद है कि आपको ओएस मॉड्यूल को क्यों पढ़ना है, बिकॉज इट हेल्प्स यू बिल्ड मॉनिटरिंग टूल्स। मीन्स आपको आपकी मशीन को मॉनिटर करने के लिए कोई टूल बनाना हो जिससे आप कभी भी अपनी मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देख पाएँ, तो आप ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके ईजिली ऐसा कर सकते हैं। आपको कोई CLI यूटिलिटीज़ बनानी हो तो भी आप ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके कर सकते हैं। आपको कोई डैशबोर्ड बनाना हो अपने सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, सर्वर डायग्नोस्टिक्स बनानी हो कि आपने कोई भी कमांड डाली, हो सकता है कि उस कमांड से आपका जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाए तो आपकी मेमोरी वगैरह फ्री हो जाएगी। आपको अगर लोड बैलेंसिंग लॉजिक लिखना है तब भी आप ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। और आपको अगर CPU बेस्ड क्लस्टरिंग करनी है कि आपको चाहिए कि अगर आपके CPU में 4 कोर्स हैं या फिर 8 कोर्स हैं, तो आप 8 वर्कर्स लगा सकते हैं अपने बैकएंड सर्वर में, तो भी आप ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। नोड.जेएस डेवलपर्स यूज़ OS इन रियल वर्ल्ड बैकएंड सिस्टम। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि OS मॉड्यूल क्या होता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut10.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हमें OS मॉड्यूल को यूज़ करना है तो ऑब्वियसली उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मीन्स हम 2 तरीके से लिखकर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट डालेंगे OS, तो आपको OS एंड node::OS दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप चूज़ करें node::OS। इससे हमें पता चलता है कि जो OS मॉड्यूल है वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। इसके बाद OS मॉड्यूल में काफ़ी सारे फंक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से आप तरह तरह की चीज़ें जान सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने लिखा os.type, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है। मीन्स अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली विंडोज़ देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि अगर आपको जानना हो कि आपका जो मशीन है उसका वो किस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, तो हम सिंपली लिखेंगे os.platform, जो कि अगेन एक फंक्शन होता है। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो मुझे Win32 देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हो तो आपको Darwin देखने को मिले, या फिर अगर आप Ubuntu यूज़ कर रहे हो तो आपको Linux देखने को मिले। इसके बाद है कि अगर आपको अपने CPU के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हमारे पास सिंपली मेथड होता है CPUs। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें एक एरे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूं तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने os.cpus किया तो हमें एक एरे देखने को मिला जिस एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे CPU के जितने भी कोर्स हैं हर एक कोर को डिफाइन कर रहा है।
मीन्स जो मेरा CPU है वो 11 जेन इंटेल i5 प्रोसेसर है और जिसमें 8 कोर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे 8 ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं काउंट करूँ तो 1, यहाँ फिर अगेन 2, देन यहाँ फिर अगेन 3, और फिर यहाँ पर अगेन 4, 5, 6 एंड 7 एंड ये 8। तो मेरे जो CPU है इसमें टोटल 8 कोर्स हैं, तो मुझे यहाँ पर 8 क्या देखने को मिले, 8 ऑब्जेक्ट देखने को मिले। और अगर मैं यहाँ पर लेंथ भी निकालूँ तो भी आपको सिंपली जो है वो 8 देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो आप मॉडल देख रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो CPU है उसकी जो एक कोर है उसका मॉडल क्या है। जैसे कि मेरा जो CPU है वो i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर 11 जेन i5 S सीरीज़ और 3.10 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो स्पीड है वो क्लॉक स्पीड है, मीन्स कि गीगाहर्ट्ज़ में कितनी क्लॉक स्पीड है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3.10 और यहाँ पर भी 3110 देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ दी गई हैं मिली सेकेंड्स में। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ही वैल्यूज़ मिली सेकेंड्स में दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली वैल्यू यूज़र, मीन्स हमारे जो CPU ने यूज़र रिलेटेड टास्क जो किया वो कितने मिली सेकेंड्स में या कितने मिली सेकेंड तक किया टोटल। उसके बाद है नाइस। ये जो नाइस है वो एक प्रायोरिटी होती है, नाइस प्रायोरिटी, जो कि विंडोज़ में रेयरली ही यूज़ होती है, इसलिए विंडोज़ में आपको यूजुअली ये 0 ही देखने को मिलेगा। उसके बाद है SYS। इससे पता चल रहा है कि सिस्टम रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो कितने टाइम तक किए। उसके बाद ये कितने टाइम तक आइडल रहा, मीन्स कोई टास्क ही नहीं किया। और कितने टाइम तक IRQ का मतलब है कितने टाइम तक इसने हार्डवेयर इंटरप्ट देखे, मीन्स अब CPU में कोई भी काम चल रहा हो, जैसे ही मैंने कोई भी की प्रेस कर दी तो ये हार्डवेयर इंटरप्शन होता है। तो हार्डवेयर इंटरप्शन कितने टाइम हुआ, तो हर एक कोर का अलग अलग आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है कि अगर आपको देखना हो कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी है तो आप सिंपली यूज़ करेंगे os.total memory। अब ये जो टोटल मैम आप फंक्शन देख रहे हैं, जैसे ही फाइल को रन करेंगे तो हमें जो टोटल मेमोरी है, मीन्स हमारी जो रैम है उसकी टोटल मेमोरी कितनी है वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन बाइट्स में। अब अगर आपको इसको MB में, मीन्स मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो आप पहले इसको डिवाइड करेंगे 1024 से, एंड अगेन 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मेमोरी है वो MB में देखने को मिलेगी। और अगर एक बार और 1024 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब आपको मेमोरी जो है वो GB में देखने को मिल जाएगी। अब ये जो मेरा मशीन है उसमें 24 GB की रैम है, तो यहाँ पर आपको 23 समथिंग मेमोरी देखने को मिल रही है। तो मेरी ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि अगर आपको देखना हो कि आपकी जो मशीन है उसकी होम डायरेक्टरी क्या है तो आप सिंपली लिखेंगे os.home_dir। अगेन ये जो है वो एक मेथड होता है। जैसे मैं फाइल को रन करूँगा तो मुझे मेरी जो होम डायरेक्टरी है मेरे सिस्टम की वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है कि मुझे अगर देखना हो कि मेरे सिस्टम की टेम्परेरी डायरेक्टरी क्या है तो अगेन हमारे पास tmpdir फंक्शन होता है। फाइल को सेव करके मैं कोड को रन करूँगा तो मुझे टेम्परेरी डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगी। जो होम डायरेक्टरी थी वो थी C यूज़र गुप्ता, एंड जो टेम्परेरी डायरेक्टरी है वो ऐप डेटा लोकल और टेम्प। इसके बाद है कि अगर आपको देखना हो कि आपके सिस्टम को अप हुए या फिर बूट हुए कितना टाइम हो चुका है तो हमारे पास फंक्शन होता है os.uptime, जो कि सेकंड्स में टाइम रिटर्न करता है। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें सेकंड्स में वो टाइम देखने को मिल जाएगा जितना टाइम आपके सिस्टम को ऑन हुए हुआ है। और अगेन अगर आपको इसको आवर्स में देखना हो तो हम जानते हैं कि एक घंटे में जो है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो हम 3600 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो आवर्स में टाइम देखने को मिल जाएगा। अब जो मेरा सिस्टम है वो 112 घंटे से ऑन पड़ा हुआ है तो मुझे 112 देखने को मिला। इसके बाद है कि अगर आपको आपके नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है os.networkinterfaces। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें जो है वो हमारे सिस्टम की नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी कि हमारा जो एड्रेस क्या है, नेटमास्क क्या है, फैमिली मैक एड्रेस वगैरह वगैरह। इसके बाद है कि अगर आपको आपके OS का आर्किटेक्चर देखना हो तो हमारे पास फंक्शन होता है os.arc। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आपको आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी।
अभी तक हमने जितने भी चीज़ें देखी वो सारे मेथड्स थे, लेकिन अब है एक प्रॉपर्टी, एंड ऑफ लाइन प्रॉपर्टी, जो कि विंडोज़ के लिए डिफरेंट होती है और लिनक्स एंड मैकओएस के लिए डिफरेंट होती है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर मैं फाइल को सेव करके कोड को रन करूँगा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो विंडोज़ होता है उसमें जो एंड ऑफ लाइन प्रॉपर्टी होती है वो होती है /r/n। तो ये जो आप देख रहे हैं ये विंडोज़ की एंड ऑफ लाइन प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैक ओएस या फिर लिनक्स तो जो उसमें प्रॉपर्टी होती है वो होती है /n। इसको प्रूव करने के लिए चलिए हम छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया, इस एरे को हम एक CSV फाइल में अपलोड करेंगे जिसमें है मान लो नेम और है मान लो एज, और इसमें मैंने मान लो नेम दे दिया लोकेंद्र और मैंने मान लो एज दे दी 25, एंड मान लो मैं एक और नाम दे देता हूँ हर्षित और मैंने इसमें मान लो एज दे दी 27। और हम जानते हैं कि अगर आपको एरे के बारे में पढ़ा हो तो हमारे पास एरे में जॉइन मेथड होता है। इस जॉइन मेथड में हम पास कर देंगे सबसे पहले तो हमारा जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है विंडोज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम fs मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर fs इक्वल रिक्वायर और यहाँ पर मैं fs नोड कोलन fs इवन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा fs डॉट राइट फाइल सिंक का यूज़ करूँगा। यूजुअली मैं सिंक्रोनस मेथड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तो हम सिर्फ डेमो के लिए देख रहे हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले देना होता है फाइल का पाथ, तो मैं कोई भी फाइल का पाथ दे देता हूँ। मान लो मैंने दे दिया file.csv और यहाँ पर मैंने ARR पास कर दिया। फाइल को जैसे ही मैं रन करूँगा तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो यहाँ पर आप देखेंगे कि file.csv जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पर हमें जो भी हमने डेटा दिया था वो हमें डेटा देखने को मिल रहा है। अब मान लो क्या हो कि आपने ये कोड लिख दिया, अब ये जो कोड है आपने विंडोज़ में लिखा है, लेकिन जो सर्वर होते हैं मोस्टली वो आप लिनक्स में चलते हैं। मीन्स जब भी प्रोडक्शन में आपका सर्वर जाता है तो जो लिनक्स होता है उसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है। तो आप क्या सर्वर पे कोड अपलोड करते टाइम अपना कोड जो है वो चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे os.eol का एंड ऑफलाइन कैरेक्टर का। अगर मैं फाइल को सेव करके रन करूँ तो भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 27 की जगह मैं मान लो कर देता हूँ 26। फाइल को अब सेव करके रन करूँगा तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एज है वो चेंज होगा, 26 हो चुकी है। तो इस प्रकार जो है वो os डॉट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर काम करता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखे मेथड्स की os डॉट टाइप क्या करता है। os डॉट टाइप से हमें हमारे जो सिस्टम है उसका टाइप पता चलता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस टाइप का है, वो लिनक्स है, वो विंडोज़ है, या फिर वो डार्विन है जो कि मैक ओएस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद देखा हमने os डॉट प्लेटफॉर्म की आपका जो सिस्टम है वो किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, वो विंडोज़ 32 है, वो लिनक्स है, या फिर वो अगेन डार्विन है। उसके बाद हमने देखा os डॉट CPUs। अगर आपको जानना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो CPU लगा हुआ है उसके में कितने कोर्स हैं, या फिर वो CPU किस टाइप का है, तो आपको os डॉट CPU से देखने को पता चल जाएगा, जिसमें आप CPU का मॉडल देख सकते हैं, उसकी क्लॉक स्पीड क्या है और कितने टाइम्स वो यूज़ हुआ है मिली सेकेंड्स में, वो सब चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपको जानना हो कि CPU में टोटल कितने कोर्स हैं तो आप डॉट लेंथ मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एवेंचुअली जो os डॉट CPUs है वो हमें एक एरे रिटर्न करके देता है। और इसका आप यूज़ कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग में, अगर आपको क्लस्टरिंग करना हो आपके बैकएंड सर्वर में, और आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी हो। इसके बाद एक आप os डॉट टोटल मैम से निकाल सकते हैं आपकी मेमोरी इन्फॉर्मेशन कि आपकी जो सिस्टम है उसमें कितनी रैम इंस्टॉल्ड है। उसके बाद os डॉट फ्री मैम से आप निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी रैम यूज़ नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ ऊपर भी कमेंट आउट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log os.free mem
जो कि यूज़ होता है अगर आपको निकालना हो कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी फ्री है। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें बाइट्स में मेमोरी देखने को मिल जाएगी, जिसे हम जानते हैं कि हम अगर 2 बार 1024 से डिवाइड करते हैं तो हमें MB में मेगाबाइट्स में मेमोरी देखने को मिल जाएगी, और अगर हम एक बार और कर दें तो हमें जो मेमोरी है वो GB में देखने को मिल जाएगी। तो अभी मेरे सिस्टम में कुछ लगभग 12 GB मेमोरी जो है वो फ्री है। ये यूज़ होता है मॉनिटरिंग टूल्स बनाने के लिए, सर्वर डैशबोर्ड बनाने के लिए और परफॉर्मेंस ट्यून करने के लिए। उसके बाद है, अगर आपको आपके सिस्टम की होम डायरेक्टरी जानना हो तो हमारे पास होम dir फंक्शन होता है, जो कि यूज़फुल होता है अगर आपको सेव करना हो यूज़र लेवल कॉन्फ़िग फाइल, कोई भी टेम्पररी फाइल या कोई भी कैशे फोल्डर बनाना हो तो आप os.homedir फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपको जाननी हो आपके सिस्टम की टेम्पररी डायरेक्टरी तो हमारे पास tmpdir फंक्शन होता है, और इसका यूज़ होता है अगर आपको कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हो उस टाइम पर आपको अगर टेम्पररी सेव कराना हो अपने सिस्टम में तो आप tmpdir फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज प्रोसेसिंग टास्क करना हो कोई भी, अगर आपको इंटरनल कैशेस स्टोर करना हो। इसके बाद था कि अगर आपको जानना हो कि आपका जो सिस्टम है उसको बूट हुए कितना टाइम हो चुका है तो os.uptime फंक्शन से आप ये देख सकते हैं, जो कि हमें सेकेंड्स में टाइम निकाल कर देता है। इसके बाद अगर आपको नेटवर्क के बारे में जानकारी चाहिए हो तो नेटवर्क इंटरफेसेस फंक्शन होता है, जो कि हमें IP एड्रेस देता है, मैक एड्रेस देता है, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेसेस देता है, जो कि यूज़फुल होता है अगर आपको फाइंड करना हो आपके सर्वर की IP, डीबग करना हो नेटवर्क इश्यूज, या फिर बिल्ड करना हो कोई भी मॉनिटरिंग टूल्स। इसके बाद अगर आपको आपके OS का आर्किटेक्चर निकालना हो तो आप ARCH फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और इसका जनरली यूज़ होता है कि अगर आपको किस टाइप का फाइल डाउनलोड करना है, मीन्स मान लो आप कोई भी exe फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए तो आप os.architecture से निकाल सकते हैं कि आपको किस टाइप की फ़ाइल चाहिए। और सबसे लास्ट में है एंड ऑफ लाइन प्रॉपर्टी, जिससे आप आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि यूज़ होता है अगर आपको लिखना है कोई भी ऐसा कोड जो कि लिनक्स, मैकओएस एंड विंडोज़ तीनों में चल जाए। अगर आपको कोई भी लॉग से रिलेटेड फाइल क्रिएट करनी है या फिर आपको कोई भी CSV जनरेट करनी है तो आप एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज़ करके सिंपली कर सकते हैं। तो ये था OS मॉड्यूल के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम क्रिप्टो मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।